अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हनीन कामरान है और मैंने 2021 में पीएमसी का एनएमडी कैट दिया जिसमें मेरे 195 आउट ऑफ 210 मार्क्स आए हैं और ये नेशनली 5th पोजीशन बनती है। मैंने 2021 में नम्स का भी एमडी कैट दिया जिसमें मेरे 144 आउट ऑफ 150 मार्क्स आए हैं। मैं इससे पहले एक ओ और ए लेवल की स्टूडेंट थी। ए लेवल से मेरे 3 ए स्टार्स और मैंने 3 साइंसेज ही रखे हुए थे अपने सब्जेक्ट्स और ओ लेवल से मेरे 8 ए स्टार्स थे। मेरी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की एग्रीगेट बन रही है वो है 92.76 और नम्स की एग्रीगेट बन रही है 93.76। मैंने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की और सारी सेल्फ स्टडी की है। तो ये एक वीडियो होगी फॉर एमडी कैट 2022 एस्पायरेंट्स। चाहे आप एक रिपीटर स्टूडेंट हैं या अभी आप सेकेंड ईयर कर रहे हैं या A2 में हैं, इसमें आप सबके लिए गाइडेंस होगी और उनके लिए भी जो किसी भी वजह से एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकेंगे तो उनके लिए भी टिप्स होंगे कि आप किस तरीके से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और क्या क्या आप रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। मैं टेप्स और पीएमसी के सिस्टम में भी थोड़ी सी बात करूँगी कि आप पीएमसी के रिलेटेड रिगार्डिंग किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन भी थोड़ा सा दूँगी और ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी एक थोड़ी सी गाइडेंस होगी एट द एंड ऑफ द वीडियो कि अगर वो अपने ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स के बाद एमडी कैट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉक अबाउट कि मैंने पढ़ाई किस तरह से की। बेसिकली मैंने सबसे पहले अपना सारा सिलेबस ख़त्म किया फेडरल की बुक से। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी और बुक बोर्ड की बुक को देख सकती हूँ, तो मैं कुछ आपको इतना बता नहीं सकती कि पंजाब बुक बेहतर है या फेडरल बुक बेहतर है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में फेडरल बुक के अंदर काफ़ी सफिशेंट इन्फॉर्मेशन थी और सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में मेंशन किए हुए थे वो थे उसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, तो आई थिंक दैट वाज अ सफिशेंट रिसोर्स इन माय एक्सपीरियंस। अब मैं एक ए लेवल की स्टूडेंट थी, मैं सब कुछ ये पहली बार पढ़ रही थी और एफएससी काफ़ी जो है ए लेवल से डिफरेंट है। तो मुझे पूरे कोर्स को कवर करने में और रिवाइज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। मुझे तकरीबन 2 मंथ्स लगे थे। अगर आप एक एफएससी की स्टूडेंट हैं तो आप शायद ये ज़्यादा जल्दी कर लें। अच्छा, तो लॉट ऑफ पीपल आर कन्फ्यूज्ड कि क्या उनको ए लेवल्स की कोई कोर्स की चीज़ देखनी चाहिए या कुछ। तो आई वुड से कि मेरे एक्सपीरियंस में ए लेवल्स के कोर्स में से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आई थी। तो आप एक अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे ए लेवल्स की कोई बुक्स या ए लेवल्स की कोर्स में कोई चीज़ देखना। आई थिंक बस बोर्ड की जो बुक्स हैं वही इनफ हैं। अच्छा, तो अब मैंने क्योंकि कोई अकेडमी नहीं ज्वाइन की हुई थी, तो जो भी कोई मुश्किल टॉपिक मुझे मिलता था जो मुझे नहीं समझ आ रहा हो बुक से पढ़ के, उसको मैं यूट्यूब पे वो टॉपिक टाइप करके उसके रिलेटेड कोई वीडियो देख लेती थी। और काफ़ी बहुत बहुत अच्छी अच्छी रिसोर्सेज और वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे अवेलेबल। मैं अपने सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन में चैनल्स मेंशन करूँगी कि हर सब्जेक्ट के लिए मैंने कौन कौन से चैनल सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं। वरना जो है डिफरेंट अकेडमीज़ जैसे किप्स हो गया, स्टार्स और स्टेप्स, इन सब के ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर यूट्यूब पे प्रेजेंट है। तो मैंने कोई ज़्यादा मुश्किल मुझे टॉपिक लगता था तो एक टॉपिक जैसे मैंने किप्स से समझ लिया, जिसमें और अगर कोई टॉपिक स्टेप्स ने बेहतर समझाया हुआ था तो मैंने वहाँ से देख लिया। तो इस तरह से मैंने काफ़ी एक वेरीड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज़ किए हैं। अच्छा, उसके अलावा 2 वेबसाइट्स हैं, एक थी तालीम 360 और एक rata.pk। इनके ऊपर काफ़ी नोट्स और अकेडमीज़ के रिसोर्सेज, अकेडमी के प्रैक्टिस बुक्स, स्किप्स, नियर पियर, स्टेप्स के नोट्स, इस तरह वो सारे अवेलेबल थे। तो मैंने वैसी जो है नियर पियर के जैसे से एक बुक थी मुझे तालीम 360 मिली थी, तो मैं उसकी साथ साथ टॉपिकल एक चैप्टर ख़त्म करने की बात करती थी जस्ट टू सी कि ये चैप्टर टू टेस्ट माय नॉलेज और देखने के लिए कि मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक है, वरना मेरे ज़्यादा गलत क्वेश्चंस आंसर्स निकलते थे तो मैं उस चैप्टर को फिर से करती थी। तो ये बेसिकली मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की। यूट्यूब से मैं बार बार चीज़ें समझती जाती थी साथ साथ और फिर मैंने जो है अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं। और आई वुड से ये सबसे जो है आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जितना टाइम दे सकते हैं आप दें। ये सबसे क्रूशल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके एमडी कैट की तैयारी में। अच्छा, तो इन केस यू डू नॉट नो, इस 2021 में पीएमसी ने टेप्स एक कंपनी है उसके थ्रू एमडी कैट बनवाया था और उन्हीं से कंडक्ट किया था। तो टेप्स ने स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट रखी हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने सैम्पल क्वेश्चंस रखे हुए थे और साथ आप उनसे फुल लेंथ पेपर्स जो हैं आप एक बंडल्स में ना उनसे परचेज़ कर सकते थे उस वेबसाइट के ऊपर। तो वो जो
एक तरह के फुल लेंथ पेपर्स थे, आप उसी वेबसाइट के ऊपर सॉल्व करके वेबसाइट ही चेक करके आपको अपने गलत क्वेश्चंस और उनके सही आंसर्स वगैरह सब कुछ बता देती थी। और इसके अलावा उन सैम्पल क्वेश्चंस और इन सब चीज़ों की वर्किंग जो थी, यूट्यूब पे भी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई थी, तो वो भी बहुत हेल्पफुल थी। और मैं इन्हीं चैनल्स भी लिंक कर दूँगी जिन जिन चैनल्स में इस तरह उन्होंने बनाई हुई थी, ताकि आप उनको देख लें। तो मैंने सबसे पहले अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी वेबसाइट पे जो रिसोर्सेज थी उन्हीं से स्टार्ट किया, और जो मेरे गलत क्वेश्चंस होते थे उनको जो है मैं उस वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके गूगल में सर्च करती थी, और या तो मुझे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन और उसकी वर्किंग मिल जाया करती थी, वरना मुझे उससे काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन मिल जाया करता था किसी वेबसाइट के ऊपर। और इस तरीके से मैं अपनी 7 साल गलतियाँ समझती जाती थी, और जो भी मेरी गलती होती थी उसको मैं एक रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन कर लेती थी, और फिर बाद में उस रजिस्टर में जितनी मेरी गलतियाँ थी मैं उसको बार बार रिवाइज़ करती थी, ताकि मेरे दिमाग में वो गलती बैठ जाए और आइंदा वो मेरे से ना हो। तो इस तरह जैसे रजिस्टर था, तो इसके अंदर यू कैन सी कि इस तरह मैंने अपनी सारी जो भी मिस्टेक्स मेरे निकलते थे वो मैं साथ साथ लिखती जाती थी, और इनको बार बार बस आई वुड जस्ट गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो MDCAT 2021 का जो रिसोर्स था वो यही टैप्स की वेबसाइट थी। इससे ये अंदाज़ा हो रहा था इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन से कि कौन कौन से चैप्टर्स को PMC सबसे ज़्यादा टारगेट कर रही है, कौन से चैप्टर्स को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, इनसे ये भी पता चल रहा था कि जो थोड़ी सी बोर्ड की बुक्स के स्कोप से बाहर कुछ जो कॉन्सेप्ट्स या थे ना कुछ चैप्टर्स के, तो वो भी हाईलाइट हो रहे थे कि इस तरह के कौन कौन से चैप्टर्स थे जिन पे आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी होगी, और वो सारा कुछ। और एक और भी चीज़ हाईलाइट हुई थी कि सिलेबस जो PMC की तरफ से आया था, अब वो उन्होंने आपने उसको एक चैप्टर वाइज लेके नहीं डील करना था, बल्कि आपने उसको टॉपिक वाइज देखना था। और मेरा इससे मतलब ये है कि अब फॉर एग्जांपल उनके सिलेबस में एल्डिहाइड्स लिखा हुआ है कि वो उनके रिएक्शंस और ये सारा कुछ होगा, तो अब एल्डिहाइड्स जो है उनका एक अपना फेडरल की बुक में एक पूरा का पूरा चैप्टर है विद एल्डिहाइड्स की प्रॉपर्टीज़ एंड एल्डिहाइड्स के रिएक्शंस। लेकिन एल्डिहाइड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और भी चैप्टर्स के अंदर है, जिस तरह से एल्डिहाइड्स के एप्लीकेशंस और यूसेज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर भी हैं। तो इस तरह से आपने ना सिर्फ एल्डिहाइड्स का चैप्टर पढ़ना है, लेकिन पूरे बुक में जहाँ जहाँ भी उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने एक पूरा एल्डिहाइड्स का हर जगह से बुक के अंदर से आपने उसको कवर करना है। इवन अगर किसी कोई और भी चैप्टर हो, तो वो सिलेबस उन्होंने चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ था, वो एक टॉपिक वाइज था। और प्रॉब्ली 2022 में भी इसी तरह का एक जो है स्ट्रैटेजी होगी। तो इसके अलावा जब आई बेसिकली गेव माई सेल्फ 1 वीक के अंदर मैंने PMC के सारे वेबसाइट के जो रिसोर्सेज हैं वो करने हैं, उनकी गलतियाँ समझनी और लिखनी है। और जब मैंने वो किया तो द अदर रिसोर्सेज आई यूज्ड, उनमें से एक बुक ये थी। और मैं सारी जो रिसोर्सेज जो बुक्स प्रैक्टिस बुक्स है ना, उनके लिंक्स नीचे डाल देती हूँ कि आपने कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये बुक मैंने ख़रीदी थी, इसका मैं नीचे लिंक डाल दूँगी। दिस वॉज वेरी नाइस। PMC की तरह के क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, और थोड़े बहुत नोट्स वगैरह भी थे थोड़े से ब्रीफ से। और एक ये डोगर ब्रदर्स की AMC की बुक अच्छी थी। और इसके अलावा मैंने एक UHS के पास पेपर्स की बुक ली थी, उसको वैसे मैं नीचे डाल देती हूँ, लेकिन बस ये इतनी हेल्पफुल नहीं थी, बस ठीक थी, आप उसको देख सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। लेकिन ये और एक और जो रिसोर्स था प्रैक्टिस के लिए वो था पाक MCQs, एक वेबसाइट है। ठीक है, तो आई केम अक्रॉस दिस वेबसाइट इस तरह से कि जब मैं अपने PMC के क्वेश्चन जो मुझे नहीं समझ आते थे उनको जब मैं गूगल करती थी ना, तो मैंने नोटिस किया था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन PMC की जो टैप्स की वेबसाइट है उसके ऊपर जो थे वो उस वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो फिर आफ्टर आई फिनिश्ड PMC की सारी रिसोर्सेज, तो मैंने उस वेबसाइट के पूरे जो साइंसेस का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया, और वो बहुत हेल्पफुल वेबसाइट थी, उसको नीचे लिंक कर दूँगी। और असल जो MDCAT का जो पेपर आया था ना, जो टैप्स की वेबसाइट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हुए थे मेरे भी पेपर में, और काफ़ी और लोगों ने कहा कि उनके भी पेपर्स में रिपीट हुए हुए थे। तो उनको जो है जो भी 2022 में PMC की तरफ से आपको रिसोर्स आएगी उसको आप ज़रूर देखें, और वही बेस्ट रिसोर्स होगा। अब इसके अलावा जो PMC का 2021 में MDCAT जो है 30 डेज़ के स्पैन के अक्रॉस कंडक्ट किया गया था। अगस्त 30 से लेके सितंबर 30 तक रोज़ सुबह शाम जो है पेपर्स हुआ करते थे। मेरी अपनी टेस्ट की डेट सितंबर 30 थी, और बेसिकली ये एक फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आपकी डेट असाइन हो रही थी। जिस बंदे ने सबसे पहले रजिस्टर किया था उसी को सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डेट मिल रही थी। तो जब मैंने ये ऑलरेडी PMC ने पहले से ये चीज़ बताई हुई थी, तो जैसी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी तो मैंने बिल्कुल फ़ौरन से उसी दिन रजिस्टर कर लिया था, ताकि मुझे अपनी मर्ज़ी की डेट मिल जाए। और मैंने बिल्कुल आखिरी सितंबर 30 की डेट ली थी। तो हो ऐसे रहा था कि जो बच्चे अपना पेपर करके निकल रहे थे शुरू वाली डेट्स के अंदर, वो अपने अपने पेपर में जो भी उनको क्वेश्चंस याद थे वो शेयर कर रहे थे।
तो एक वेबसाइट थी जिनमें इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं जो और बच्चों के जैसे एग्जाम्स में ना जिन्होंने शुरू के डेट्स में पेपर दिया था, जिसका नाम है वाइज गॉट। तो वो भी मैं नीचे लिंक कर दूँगी। तो उस वेबसाइट को जो है प्रॉब्ली वो 2022 में भी अगर इसी तरह का पैटर्न रहा तो वो इसी तरह से पब्लिश करेंगे। तो उसमें जैसे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, काफ़ी लोगों के टेस्ट के अंदर बार बार आ रहे थे। तो वो भी आप इस तरह की कोई रिसर्च हो तो आप ज़रूर देखें जब 2020 में आएगा। बाकी फिर बस मैंने यही स्ट्रैटेजी रखी अपनी में गलतियाँ जो हैं रजिस्टर में नोट डाउन कर करके मैं उनको समझती थी, और हर किस्म के प्रैक्टिस टेस्ट की जो भी मैंने रिसोर्स यूज़ किया था मैंने यही चीज़ फॉलो की थी कि अपनी गलतियाँ नोट डाउन करती थी, ठीक है। और उसके अलावा जस्ट जनरल स्टडी टिप्स विच हेल्प मी क्वाइट अ लॉट। वो इस तरह से था कि जब मैंने एक बार शुरू से लेकर आखिर तक कोर्स ख़त्म किया तो उसके बाद जब मैंने रिविज़न की तो मैंने उस चैप्टर को ना बैकवर्ड्स रिवाइज़ किया, मतलब आखिरी पेज से अपनी रिविज़न, चैप्टर के आखिरी पेज से अपनी रिविज़न शुरू की और फिर आखिरी पेज पर फिर सेकंड लास्ट पेज, और इस तरह ना बैकवर्ड्स उस चैप्टर को रिवाइज़ किया। तो इस तरह से आई डोंट रियली नो हाउ दैट वर्क, बट वो चैप्टर मेरे दिमाग में बहुत अच्छा बैठ जाता था और मेरी अच्छी उसकी रिवीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी हो गई थी। तो आप ज़रूर ट्राई करें ये टेक्निक। और एक और चीज़ मैं निमोनिक्स का बहुत इस्तेमाल करती थी जो है मतलब बहुत, क्योंकि पीएमसी का काफ़ी फैक्चुअल किस्म का पेपर था। इन माय एक्सपीरियंस आई थिंक कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, बल्कि वो थोड़ा ज़्यादा फैक्ट्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा 70, बल्कि उनकी वेबसाइट उनके सिलेबस के शुरू में ना उन्होंने खुद ही लिखा था कि 70% फैक्चुअल होगा, रिकॉल होगा, और 30% जो है आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, ठीक है। तो मोस्टली इट वाज रिकॉल बेस्ड और सारा नॉलेज बेस्ड। तो मैंने निमोनिक्स का बहुत इस्तेमाल किया चीज़ों को मेमोराइज़ करने में। और इसके अलावा एक टेक्निक दैट हेल्प मी अ लॉट वाज के जब मैं सुबह उठती थी तो सुबह उठते बिल्कुल साथ फॉर जस्ट 2 to 3 मिनट्स, मतलब मैंने सुबह उठी मैंने कोई कुछ भी नहीं किया, फ़ौरन से बस फॉर 2 to 3 मिनट्स आई वुड जस्ट रीड एनी थिंग रिलेटेड टू दिस सिलेबस, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि वो कोई कल की चीज़ हो जिसको आप रिवाइज़ कर रहे हो या कोई न्यू चीज़ हो, इट डजेंट मैटर कि कौन से सब्जेक्ट का वट, ठीक है। बस आपने 2 to 3 मिनट्स ना कोई भी चीज़ एमडी कैट के रिलेटेड आपने बस पढ़नी है, ठीक है। ज़रूरी भी नहीं है कि आपको उसको याद करें या समझें, बस आपने एक बार रीड करना है। उससे ना आपका दिमाग में थोड़ा सा ना दिमाग इस जोन में आ जाता है कि अच्छा आज हमने अब दिस इज़ आवर प्रायोरिटी, आज हमने पढ़ाई करनी है। तो वो क्योंकि आप अपना दिन ही उस सिलेबस से शुरू करते हो और उसके कंटेंट से शुरू करते हो, तो वो आई फाउंड कि दैट हेल्प मी अ लॉट। जिन जिन दिन में मैं इस तरह करती थी तो जस्ट ज़्यादा देर नहीं, मतलब दिन के पहले 2 to 3 मिनट्स में ज़रा सा ना कोई रीडिंग करी, दैट वुड हेल्प अ लॉट। मेरे लिए पढ़ाई करना फिर पूरे दिन में काफ़ी ईजी हो जाता। अच्छा, तो अब बायोलॉजी की बात आती है तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि और ये मेरा भी यही एक्सपीरियंस था कि बायोलॉजी में उन्होंने साइंटिस्ट के काफ़ी नाम पूछे हुए थे और डेट्स पूछी हुई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था रैंडम साइंटिस्ट के नाम, दे वर रिगार्डिंग मेनली, मैंने नोटिस किया था बायोलॉजी के अंदर जो थीरीज़ होती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल सेल थ्योरी, जर्म थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वायरसेस की जो डिस्कवरी वो ए सेलुलर वाली सारी थी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने काफ़ी जो है दिया हुआ था उस एरिया को ना अटेंशन इन थीरीज़, और मेंडल के जैसे लॉज हो गए तो इनके रिगार्डिंग उन्होंने डेट्स ही पूछी थी, साइंटिस्ट के नाम पूछे हुए थे। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप इन सब बायोलॉजी में जितने भी थीरीज़ और लॉज हैं इनको आप ख़ास अटेंशन दें और इनके रिगार्डिंग आप टाइम लाइन्स बना लें कि कौन कौन से साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस कब थी। और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी वीडियोज़ एंड एनिमेशंस हैं डिस्क्राइबिंग कि हर थीरी हाउ इट केम अबाउट, उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, किस तरह सारा हुआ। मैं नीचे लिंक भी कर दूँगी, मैं पूरी डॉक्यूमेंट मैंने बनाई हुई है, उसमें इस तरह के सारे जो हैं लिंक्स हैं। तो जैसे जैसे अब जर्म थ्योरी होगी उसमें लुई पास्टर का काम और फिर कॉच के पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ये काफ़ी 2021 में उसमें देखा हुआ था। तो 2022 में भी अगर आप रिपीटर हैं और मैं गैप ईयर लिया हुआ है तो आप इनको भी जो है अच्छी तरह से अपना कॉन्सेप्ट सबको भी बना लें। तो बायोलॉजी के मेनली यही था, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, और फेडरल की बुक बस मैंने पढ़ी थी एंड आई फाउंड कि उसमें था सारा इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मोस्टली जो है ऑर्गेनिक की तरफ से क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आप उसको अच्छी तरह देखें, उसकी रिएक्शंस को अच्छी तरह देखें, ज़्यादा टाइम मैकेनिज़म्स में वेस्ट ना करें। मैकेनिज़म्स में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, बस आप रिएक्शंस याद करें, उनकी कंडीशंस याद करें, ठीक है। और आई नो स्पेशली बीइंग एन ए लेवल स्टूडेंट एफएससी में बहुत सारे एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं जो ए लेवल्स में नहीं है, तो आपको शुरू में बहुत एकदम से लगता है कि ये तो मतलब क्या है सारा कुछ, लेकिन बस आप 1-2 बार पढ़ते हो, 2 बार 3 बार, आप जब बार बार रिवाइज़ करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप सब कुछ याद हो जाता है, फिर आपको बहुत आसान लगती है हर चीज़। तो बस डोंट गिव अप, ठीक है। आप उसको बार बार देखें, रिएक्शन को अच्छी तरह कर लें। बाकी और इनऑर्गेनिक तो बेयरली को आई हुई थी मेरे जो है पेपर में,
आई थिंक इनऑर्गेनिक का तो कोई बेयरली 1-2 ही सवाल होगा, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि वो कौन कौन सा था। फिज़िकल केमिस्ट्री से उन्हें चीज़ें कुछ पूछी हुई थी, वेपर प्रेशर और बस जनरल से केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। और हाँ, आई थिंक केमिस्ट्री काफ़ी आसान थी। क्रिस्टल सिस्टम्स एक उन्होंने काफ़ी उससे क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि आई थिंक मतलब उनके एंगल्स, उनके डिफरेंट मतलब क्रिस्टल्स के चैप्टर, जो सॉलिड की जो लैटिसेस के चैप्टर्स हैं ना, उसके रिलेटेड मतलब पूछे हुए थे इस तरह के क्वेश्चंस। तो वो आप एक थोड़ा सा उनको ज़्यादा अटेंशन दे दें, क्योंकि 2021 में उन पे काफ़ी पीएमसी ने सवाल दिए हुए थे। और उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर ऑर्गेनिक के लिए एक स्टेप्स के सर हैं, उनके लेक्चर्स प्रेजेंट हैं यूट्यूब के ऊपर, सर वाजिद अली कम्बो, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनिक को बहुत अच्छी तरह समझाया, ठीक है। मैं उनकी लेक्चर्स नीचे लिंक कर दूँगी अगर मुझे मिलते हैं। तो वैसे आप उनका नाम टाइप कर लें तो उसके आ जाएंगे। तो वो ऑर्गेनिक के जो उनके लेक्चर्स थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे, तो वो भी आप देख लें, एक अच्छा रिसोर्स है उनके लेक्चर्स। अब फ़िज़िक्स जो है वैसे तो मोर लेस आसान थी। अब कुछ जो है न्यूमेरिकल्स इस तरह के आए हुए थे, थोड़े वियर्ड किस्म के, जो फेडरल बुक में नहीं सच थे, और जहाँ तक मैंने लोगों से पूछा है पंजाब बुक के अंदर भी नहीं थे। तो उनके लिए वो, लेकिन वो वाले न्यूमेरिकल्स उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में थे। तो बस मैंने जिस तरह से पहले तरीका बताया था कि मैं गूगल करती थी और उनकी वर्किंग्स वगैरह उनका तरीका समझ लेती थी। वरना यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है सर बिलाल ज़िया का, वो नीचे लिंक कर दूँगी। तो उन्होंने भी पीएमसी के ये जो सारे रिसोर्सेज को सॉल्व किया हुआ था, फिज़िक्स के जितने भी थे क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन एंड स्टफ। तो वो भी समझाते थे इस तरह के जो थोड़े डिफरेंट से न्यूमेरिकल्स थे और उनकी क्या आप किस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा फ़िज़िक्स को वैसे पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल जिसमें बहुत कंसेप्चुअली और बहुत अच्छा समझाया हुआ था, वो है खान अकेडमी इंडिया का, इंग्लिश वर्जन में यूज़ करती थी। तो उनके आप ज़रूर उस चैनल को देखें अगर आपको फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, बिकॉज़ वो एक बहुत अच्छा चैनल है। मैं नीचे लिंक भी कर दूँगी। क्योंकि इंडिया का जो बोर्ड है इट्स मोर लेस द सेम एज़ आवर्स, काफ़ी मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक रिसोर्स है, आप डेफिनेटली उसको देखें। अब लॉजिकल रीजनिंग की जब बात आती है, तो लॉजिकल रीजनिंग पहली बार एमडी कैट में आया हुआ था। उसके लिए जो है, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये डोगर ब्रदर्स की एक गैट जनरल की बुक ख़रीदी थी। तो इस तरह के ये पीएमसी टाइप के इस तरह क्वेश्चंस आए हुए थे इसके अंदर। तो एक अच्छी प्रैक्टिस बुक है। इसके अंदर तरीका भी लिखा हुआ है किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा नियर पियर के यूट्यूब के ऊपर ना लॉजिकल रीजनिंग की उन्होंने फ्री में वीडियोस सारी पब्लिश की हुई थी, उनके पूरे लॉजिकल रीजनिंग के कोर्स के बारे में। तो उसमें उन्होंने उनके सर ने काफ़ी एक अच्छा तरीका समझाया था कि आप वेन डायग्राम्स को यूज़ करके किस तरह से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मैं सारा नीचे लिंक कर दूँगी। वो एक बहुत अच्छी रिसोर्स थी। तो लॉजिकल रीजनिंग का यही था। उसके अलावा जो पीएमसी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, उनके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग आई हुई थी, मेरे तो पेपर के एक्सपीरियंस में इस तरह से था कि वही क्वेश्चंस थे, बस थोड़े से जैसे नाम चेंज किए हुए थे या इस तरह के। तो वो भी आप डेफिनेटली देख लें, जो भी आपकी लॉजिकल रीजनिंग की गलतियाँ निकलती हैं पीएमसी के रिसोर्सेज में, उनको आप ज़रूर याद कर लें और नोट डाउन कर लें, क्योंकि काफ़ी सिमिलर के किस्म के क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, अब इंग्लिश के रिगार्डिंग पीएमसी में बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। ख़ासतौर पे मेरे एक्सपीरियंस में, मतलब टेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए थे, आपने बस फिल इन द ब्लैंक करना था एक करेक्ट टेंस के साथ। और मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो आप बगैर पढ़े भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में थोड़े से दिए हुए थे कि ये फलाना जो सेंटेंस है वो कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उसके अंदर। तो इंग्लिश को आप बेशक ज़्यादा टाइम ना दें और बस ये जनरली से कंपाउंड कम्प्लेक्स को देख लें एक बार। और हाँ, बस बहुत इजी था, बल्कि मैं तो बगैर पढ़ी गई थी और मैंने उस सेक्शन के अंदर फुल स्कोर कर लिए थे। तो हाँ, बहुत बेसिक सा था। अच्छा, अब एकेडमी की जहाँ तक बात होती है, मैं इसमें ए लेवल्स और एफएससी स्टूडेंट्स को थोड़ा आई थिंक डिफरेंट एडवाइस दूंगी। अगर आप एफएससी स्टूडेंट हैं फिर तो आप अपने हिसाब से देख लें, आपने जो मर्ज़ी करना है, बिकॉज आपने ऑलरेडी पहली एक बार थोड़ा सा पढ़ा होता है। आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपके आपने मोरलेस रिविजन ही करनी होती है। और एमडी कैट के जैसे रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स या इस तरह से अगर आपने करना है, तो आप देख लें कि हर सेल्फ स्टडी क्या प्रोज एंड कॉन्स, और अकेडमी के प्रोज एंड कॉन्स आप देख के उसके हिसाब से डिसीजन ले लें। ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी में आपको ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, अकेडमी में आपको ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन अकेडमी में आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है, बिकॉज
आप अपनी मर्ज़ी का एक स्केड्यूल नहीं सेट कर पाते। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप जिस भी टाइम ऑफ द डे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं आप उस टाइम पढ़ सकते हैं, आप अपने वीकनेसेस को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और एक ऑप्टिमाइज़ जो है ना स्टडी स्केड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है, और यू कैन इवन गो फॉर ऑनलाइन अकेडमी व्हाटएवर सूट्स यू, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप एफएससी सब कुछ जो है फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो, और मुझे जो है स्पेशली ये इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था कि एफएससी और ए लेवल्स में कितना डिफरेंस है। दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, एटलीस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, ठीक है। कोई बहुत ही कम चीज़ें थी जो सिमिलर थी। तो ये आप सब कुछ नए सिरे से आप पढ़ रहे होते तो आपके पास टाइम नहीं होता टू वेस्ट एट ऑल। तो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू कैन, सेल्फ स्टडी वुड बी द बेस्ट, क्योंकि उसमें आप एक ऑप्टिमाइज स्केड्यूल बना सकते हो एंड यू डोंट वेस्ट टाइम्स डूइंग स्टफ दैट यू ऑलरेडी नो। आप सिर्फ अपने वीकनेसेस और जो चीज़ आपको नहीं आती उन्हीं पे फोकस करते हो। लेकिन ऑब्वियसली इफ़ यू हैव नॉट सेल्फ स्टडी बिफोर, अगर आप पहले से आप अकेडमीज़ ज्वाइन कर रहे हैं, अकेडमीज़ से ही पढ़ने की आपको आदत है, आप खुद से नहीं, आपको डिफ़िकल्टी होती खुद से पढ़ने में या डिसिप्लिन अपने आप को रखने में, तो आप ज़रूर अकेडमीज़ में जाएँ। लेकिन आई वुड से कि आप इस बारे में बहुत अच्छा सोच लें, because you have a very very little time. And I would also suggest if you are in A2 right now और अगर आप एक MD CAT देना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ना FSC की बुक्स को लेके मेमोराइज बेशक ना करें, याद ना करें, लेकिन जैसे जैसे आपका ए लेवल्स में चैप्टर ख़त्म होता है वही चैप्टर आप FSC की बुक में भी एक बार वैसी उसकी रीडिंग कर लें, ताकि आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और मतलब आप MD CAT से 2-3 महीने पहले नहीं ये सब कुछ फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत FSC को वैसे देख लें और अपने माइंड में थोड़ा सा फेमिलियराइज कर लें। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि 2021 में MD CAT एक बहुत केओटिक किस्म का एक पूरी जर्नी थी, ठीक है। पहली बात तो हर किसी के पेपर सेम नहीं थे, किसी का हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, कोई थोड़ा आसान हो। उसके अलावा PMC के सिस्टम्स में इतने एरर्स आ रहे थे, इतने मसले थे। और अगर आप इस साल आपका नहीं एडमिशन होता, ठीक है, या अगर आप नहीं क्लियर कर पाए और फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके 2022 आप एक एस्पिरेंट हैं, तो my advice to you is don't beat yourself up about it, ठीक है। just the fact you got through all of this, you should be very proud of yourself। बहुत लोग साथ बहुत हार्ड लक हुई, और बस आप अपना तवक्कल रखें कि जो भी होता है वो आपकी बेहतरी के लिए ही होता है। और ये बात इट्स बिल्कुल ट्रू, बहुत सच है, ठीक है। जो आपके नसीब में नहीं होता ना, वो आप जितने मर्ज़ी भी मार्क्स स्कोर कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, वो इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आप वो नहीं कर पाते। तो बस डोंट लूज़ फेथ इन गॉड। अगर आप जो है अच्छे इंटेंशंस के साथ और शौक़ से पढ़ेंगे तो ख़ुद ब खुद आपको फ़ील होगा कि आप से पढ़ना आपके लिए आसान है। अगर आप शौक़ से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिठाना एक तो आपके लिए आसान काम होगा। तो हमेशा अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। आप कहीं कोशिश करें कि आपकी नींद हमेशा से पूरी हो रही हो, और आपको ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं और ड्रेन हो रहे हैं, बीच में आप ब्रेक लें, और उस ब्रेक में आप कोई बाहर एक एक्टिविटी, बाहर वॉक कर लें, अपने फैमिली के साथ बैठें, इस तरह की चीज़ें करें अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए। अपनी ब्रेक पे आप हर वक्त फ़ोन पे ना बैठ जाएं, ठीक है। और अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिकॉज़ जब आपकी सेहत ही अच्छी होती है तभी आपसे एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई और सारा कुछ होता है, ठीक है। और इसी तरह से फिर आपके नर्व्स कंट्रोल होते हैं। जब आप रोज़ कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो और अच्छे इंटेंशंस के साथ मेहनत करते हो, तो आपको ख़ुद ही एक तसल्ली होती है कि मैंने अपने इंटेंशंस ठीक रखे हुए हैं, तो अल्लाह ताला मेरे साथ हैं, ठीक है। और आपको एक तसल्ली होती है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है। तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन कंट्रोलिंग योर नर्व्स ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लें कि अगर आप एक स्ट्रेस के जो है माइंड सेट और एक परेशानी के माइंड सेट और एक एग्जॉशन के अंदर आप पढ़ाई करेंगे, तो उस स्टडी सेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो है वो कॉन्सेप्ट या वो चीज़ आपसे बाद में रिकॉल नहीं हो सकेगी, वो चीज़ आपको प्रॉपर्ली नहीं आप अपने दिमाग में बिठा सकोगे। तो हमेशा जो है आप कोशिश करें कि आप एक अच्छे माइंड सेट में हो जब भी आप पढ़ने बैठें, ताकि आपको कोई पढ़ाई का फ़ायदा भी हो स्टडी सेशन का, वरना आप टाइम वेस्ट करने की बात है। इससे बेहतर आप जाके सो जाएं, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लें। और पेपर के दिन अपने नर्व्स कंट्रोल करने का मैं हमेशा ये टेक्निक यूज़ करती हूँ कि मैं जब पेपर के एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाती हूँ, ठीक है, ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँ, और फिर मैं अपनी आंखें बंद करके
पूरा विजुलाइज़ करती हूँ कि मैं वहाँ उसी जगह बैठ के अपना पेपर सॉल्व कर रही हूँ, और मैं किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ, मैं ऐसे विजुलाइज़ करती हूँ जैसे मुझे हर क्वेश्चन आ रहा हो और सब कुछ जो है मुझे आता हो रहा है पेपर में। तो उस तरह से आपके अब दिमाग में वो सारी चीज़ें आप विजुलाइज़ करते हो, और तो वो ना आप उस एनवायरनमेंट में आप थोड़े फ़ैमिलियराइज़ हो जाते हो, और वो आप थोड़ा रिलैक्स कर जाते हो। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाके आप कोशिश करें आप थोड़े जल्दी पहुँचें अपने सराउंडिंग्स में, ताकि आप सेट हो जाएँ, फ़ैमिलियर हो जाएँ। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपके पास कोई भी फर्दर क्वेश्चन हो या कोई चीज़ आप ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो, तो मैं अपने नीचे इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक कर दूँगी, तो यू कैन डीएम मी और मैं आपको रिप्लाई कर लूँगी। वरना बस बाकी तो यही है, एंड आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू द बेस्ट ऑफ लक।